मॉर्निंग लाहौर। सुबह खैर जनाब, ठंडी ठंडी और भीगी भीगी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे हमें देख रहे होंगे, ठीक ठाक होंगे और एक पुरसकून और मुतमईन जिंदगी भी गुजार रहे होंगे। तो जनाब, पुरसकून जिंदगी गुजारने के लिए ना खुद को रिलैक्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और खुद को मुनासिब वक्त देना भी एक ऐसी आदत है जो आपकी ज़िंदगी को स्मूथ बना देती है। इसीलिए ना हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी डेली रूटीन में से खुद के लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालें, अपनी ज़िंदगी पर सोच विचार करें, अपनी ज़िंदगी का लाजमी रिव्यू करें ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ पर लैक कर रहे हैं, हमें कहाँ पर ज़्यादा फोकस रहने की ज़रूरत है। तो इसके लिए ना वीकेंड एक बेहतरीन मौका होता है। वीकेंड पर फैमिली और दोस्तों को भी ज़रूर वक्त दिया करें, खुद के साथ साथ कुछ उनकी सुना करें, कुछ अपनी सुनाया करें। और आज आप लोगों ने ज़रूर वीकेंड मनाने की तैयारी की होगी, कुछ ना कुछ शेड्यूल किया होगा, कहाँ जाना है, किससे मिलना है। लेकिन आज आपने एक और काम करना है कि आपने ये याद करना है कि लास्ट टाइम आप लोग कब अपने वालिदैन, बहन भाई, यहाँ पर दोस्तों को आप लोगों ने क्वालिटी टाइम दिया है। क्वालिटी टाइम से मतलब ये है कि मोबाइल फ़ोन और आपके जो गैजेट्स हैं ना, उनको आप लोगों ने पीछे रखकर उनके पास बैठे हैं, उनकी सुनी है, उनसे पूछा है कि क्या चल रहा है, हालात कैसे हैं, किस तरह सरवाइव कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपने सोचनी है कि कब ये वाला क्वालिटी टाइम आप लोगों ने उनके साथ शेयर किया है या बिताया है। तो इस हवाले से आपने हमें फीडबैक पर भी ज़रूर बताना है और वीकेंड भी बड़े अच्छे तरीके से आपने गुजारना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ भी कर लेते हैं और जिक्र कर लेते हैं कुछ हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो जब भी ना सेहत की बात की जाती है तो ज़्यादातर हम लोग इसका मतलब देते हैं कि जिस्मानी सेहत के हवाले से बात हो रही होती है। हालांकि एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए ना जिस्मानी सेहत के साथ साथ जो हमारी जहनी सेहत है उसका होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है और हर दफ़ा कहना पड़ता है कि हमारे माशरे में मेंटल और नफ्सियाती सेहत को ज़्यादा तवज्जो ही नहीं दी जाती है। और अगर कोई जहनी और नफ्सियाती मसाइल की शिकायत करता है ना तो उसे पागल कहना शुरू कर दिया जाता है। और हम सब किसी न किसी हद तक या किसी न किसी स्टेज पर जहनी और नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते ही हैं और जिनका बरवक्त इलाज ना होने की वजह से दूसरी खतरनाक बीमारियां भी जन्म लेना शुरू कर देती हैं। तो डिप्रेशन और एंजाइटी अब घर घर का मसला बन चुकी है। और एक हालिया तिब्बी तहकीक के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान में जहनी अमराज में मेंटल डिसऑर्डर की जो शरह है वो 12.7% है, जिसमें डिप्रेशन की शरह 3.23% और एंजाइटी की शरह 3.17% सालाना के हिसाब से बढ़ रही है। तो पाकिस्तान में जहनी अमराज में इतनी तेजी से इजाफा क्यों हो रहा है, इनकी वजूहात क्या है और अब इन बीमारियों का इलाज और जो बचाव है वो कैसे मुमकिन बनाया जा सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर हुमा असलम हैं। डॉक्टर हुमा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर हुमा, इस वक्त जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी हर घर का मसला बन चुका है, कोई छोटा हो बड़ा हो, हर कोई इससे दो चार है। तो हमें बताइए पहले कि इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है एंजाइटी और डिप्रेशन में, ताकि जो हमारे देखने वाले हैं अगर वो इस मसले से दो चार हैं तो उनको पता चल जाए कि वो किसकी तरफ ज़्यादा है मसला। डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों नफ्सियाती मसाइल हैं और अभी आपने बात की कि ये पाकिस्तान में इनके स्टैट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर सिर्फ डिप्रेशन एंजाइटी पे बात की जाए तो 34% लोग डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हैं, जिसमें 66% ख़वातीन और 33% मर्द हैं। मतलब 34% का मतलब है कि हर 100 में से 34 अफराद डिप्रेशन या एंजाइटी के मसले का शिकार हैं। तो इतना सिग्निफिकेंट रेशो है ये। अगर बात की जाए कि डिप्रेशन और एंजाइटी में बुनियादी फ़र्क क्या है, तो डिप्रेशन बेसिकली हम इसे उदासी की बीमारी उर्दू में कह सकते हैं। इसमें जो एक की सिम्टम होता है वो उदासी होती है और ये नॉर्मल उदासी से डिफरेंट होती है। हम सब कभी ना कभी उदास होते हैं, खुदा न ख्वास्ता फैमिली में कोई बीमार पड़ जाए उदासी हो जाती है, कोई एग्जाम फेल कर दिया उदासी हो जाती है, लेकिन वो उदासी कुछ देर रहती है। दोस्त आ जाए मिलने या हम कोई टीवी पे अच्छा प्रोग्राम लग जाए तो हमारा मूड बेहतर हो जाता है। पर डिप्रेशन की उदासी एक तो बहुत शदीद होती है, एक ये परसिस्टेंट होती है। ये कुछ भी इवेंट्स हो जाएं, कुछ भी दिल बहलाने वाली आपके आसपास इवेंट्स हो रहे हो, आपका मूड नहीं बेहतर होता, फिर किसी काम में दिल नहीं लगता। ठीक है, छोटा सा काम करना भी एक बहुत बड़ा पहाड़ लगता है। आप हर वक्त इतना फटीग्ड रहते हैं जिससे एनर्जी बिल्कुल नहीं है। आप ड्रेन्ड रहते हैं। इसके साथ साथ नींद और भूख के मसाइल पैदा हो जाते हैं। नाउमीदी, मायूसी, अपना आप बेबस लगता है, ऐसा लगता है कोई आपको समझ नहीं सकता, अपना आप वर्थलेस लगता है
और सम टाइम एक्सट्रीम केसेस में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के ख्यालात भी आ सकते हैं। ये सिर्फ मेंटली नहीं आपको इफेक्ट करता, फिजिकली भी आपको इफेक्ट कर सकता है। एग्जैक्टली। और इसके साथ साथ अगर एंजाइटी की बात की जाए तो एंजाइटी खौफ की बीमारी है। उस डिप्रेशन में मेन चीज़ उदासी होती है, किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, नाउमीदी, मायूसी, ये सब चीज़ें हो रही हैं। एंजाइटी खौफ की बीमारी है। खौफ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रास्ते में आप जा रहे हैं और कोई अचानक से कोई आपके लिए आपके से सामान छीनने के लिए आ जाता है, एक खौफजदा सिचुएशन पैदा हो जाती है, आपका बॉडी किस तरह रिएक्ट करेगी? आपको ठंडे पसीने आ सकते हैं, आपके हाथों में कपकपाहट हो सकती है, डिजीनेस, ड्राउजनेस हो सकती है, दिल तेज़ तेज़ धड़कता है, सांस लेने में मुश्किल आ सकती है। तो एंजाइटी में ज़्यादातर जिस्मानी अलामात आती हैं, और पीछे खौफ होता है, कोई ना कोई खौफ, मौत का खौफ हो सकता है, जनरल कोई भी खौफ हो सकता है। मतलब जनरलाइज एंजाइटी में तो हर टाइम ये लोग खौफ में रहते हैं, बच्चे बाहर गए हैं खैरियत से वापस आ जाए, हस्बैंड काम पे गए हैं वो ठीक से वापस आ जाएं, घर में मेहमान आ रहे हैं, पता नहीं मैं खाना कैसे बना सकूंगी, हर चीज़ का खौफ रहता है, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा खौफ रहता है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती है, और उसकी वजह से जिस्मानी अलामात पैदा होती हैं। सो डिप्रेशन और एंजाइटी में मेन डिफरेंस क्या है कि डिप्रेशन उदासी की बीमारी है और उसमें ज़्यादातर मूड सिम्टम्स हैं। आप लो फील कर रहे हैं, किसी काम में दिल नहीं लग रहा, नाउमीदी, मायूसी है, जबकि एंजाइटी में खौफ है और साथ में जिस्मानी अलामात हैं, हाथों में कपकपाहट, दिल का तेज़ तेज़ धड़कना, दिल की धड़कन खुद को सुनाई देना, सांस लेने में मुश्किल आना, साथ में चक्कर आना, और पट्ठों में खिंचाव, ये बहुत कंप्लेन करते हैं, गर्दन और शोल्डर के पट्ठों में खिंचाव है, हेडेक है, ये सब जिस्मानी अलामात प्लस पीछे कोई खौफ है। वो मौत का खौफ हो सकता है, वो किसी प्यारे के खो जाने का खौफ हो सकता है, वो किसी बीमारी के हो जाने का खौफ हो सकता है, वो फ्यूचर का खौफ हो सकता है, वो फेलियर का खौफ हो सकता है, वो जनरल खौफ हो सकता है, डे टू डे लाइफ इवेंट्स का खौफ हो सकता है। एक्सेसिव खौफ प्लस जिस्मानी अलामात एंजाइटी और मूड का लो होना, दिल ना लगना, हर चीज़ मनफी नज़र आना। डिप्रेशन को तो हम इस तरह कह सकते हैं कि आंखों के आगे एक पर्दा आ जाता है, एक काले रंग का, जिसमें कुछ पॉजिटिव दिखाई नहीं देता। ठीक है, आपको इनको कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आती, इनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। तो फिर कौन सी स्टेज हमें बताइए कि हमें फिर उस स्टेज पर जाके हमें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? इन दोनों के हवाले से पूछ रही हूँ मैं। अगर तो क्योंकि डिप्रेशन और एंजाइटी ऐसे मसाइल हैं जिसकी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई तादाद में लोग सामने आ रहे हैं, तो इसमें इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर। तो हमने सिवेरिटी पे देखना होता है। अगर आपका सिग्निफिकेंट फंक्शनल डिक्लाइन आ रहा है, मतलब आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी एजुकेशनल परफॉर्मेंस कम हो गई है, आप कोई काम पे जा रहे हैं, वहाँ पे आपने छुट्टियाँ लेनी शुरू कर दी हैं, या आप उस तरह काम नहीं कर पा रहे जिस तरह आप पहले काम कर पा रहे थे। अगर हाउस वाइफ हैं तो अब आप बच्चों को निगलेक्ट कर रही हैं, हस्बैंड को निगलेक्ट कर रही हैं, उस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर रही। तो अगर आपका सिग्निफिकेंट फंक्शनल डिक्लाइन शुरू हो जाता है, आप प्रॉपरली काम काज नहीं कर पाते जो आप रोज़मर्रा कर रहे थे, तो उस टाइम आपको डॉक्टर से, माहिर इमराज नफ्सियात से रजू करना चाहिए। मुझे बताइए, ओवर थिंकिंग करना ये कितनी बड़ी वजह बन सकती है एंजाइटी यहाँ पे डिप्रेशन की? ओवर थिंकिंग एक मेन वजह है डिप्रेशन और एंजाइटी की। अच्छा, इसमें भी ओवर थिंकिंग दोनों की डिफरेंट होती है। ठीक है, अगर आप पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, कुछ लोग होते हैं कि मैंने फ़लाँ जगह पे उसने मुझे ये बात कही, मैंने उसको कोई वो वाली बात नहीं की, या मैंने उसको ये जवाब नहीं दिया, या मैं उस इंटरव्यू में ये बोल देती तो मेरी सिलेक्शन हो जाती, या मेरा एग्ज़ाम हो रहा था, वाइवा हो रहा था, तो मुझे ये इस सवाल का ये जवाब देना चाहिए था। अब इस बारे में वो इतना सोचते रहते हैं, ये पास्ट के इवेंट्स हैं। ठीक है, पास्ट के इवेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना आपको क्या करता है कि आपको गिल्ट होता है कि आपने ये क्यों किया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, और गिल्ट आपको डिप्रेशन की तरफ लीड करता है। अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, जैसे मैं जॉब पे जा रही हूँ, पता नहीं अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ कि नहीं, पता नहीं बॉस मेरे से खुश होंगे कि नहीं, मुझे जॉब से ना निकाल दिया जाए, अगर जॉब से निकाल दिया गया तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा। मतलब ओवर थिंकिंग और फ्यूचर के इवेंट्स को लेकर जो कि अभी हुए नहीं है, तो वो एंजाइटी की तरफ लीड करता है। सो ओवर थिंकिंग अगर पास्ट को लेके है, ओवर थिंकिंग नॉर्मली नेगेटिव थिंकिंग होती है, और इसमें एक चेन ऑफ थॉट चलता है। एक थॉट आती है, उसके बाद उस पर आप मज़ीद सोचते हैं, उस पर सोचते हैं, उस पर सोचते हैं, और ये ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपको फ्यूचर के इवेंट की और पास्ट के इवेंट की मिसाल दी, तो अगर पास्ट के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, और अगर आप फ्यूचर के बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं आप एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनको हम लोगों ने देखना है। तो फिर कैसे हम कम कर सकते हैं? अगर डिप्रेशन के जो लोग शिकार हैं तो वो कैसी चीज़ें करें जिसकी वजह से वो नॉर्मल हो सकें, जल्द से जल्द अपनी लाइफ में वापस आ सकें और इससे छुटकारा हासिल कर सकें?
ओवर थिंकिंग को हमने कम करना है। ठीक अब है। ओवर थिंकिंग को कैसे कम करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें ये है कि अगर आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं सोचने के लिए। अगर आप अपने माइंड को ट्रेन नहीं करेंगे तो माइंड आपको ड्रैग करेगा डिफरेंट डायरेक्शंस में। बहुत सी चीजें चल रही होती है एक ही साथ। तो उसमें एक चीज होती है माइंडफुलनेस। उसको अच्छा। कहते हैं कि आपने प्रेजेंट में रहना है। ठीक मतलब है। हम लोग नॉर्मली जैसे हम लोग बैठे भी होते हैं, हम लोग बात भी कर रहे होते हैं, हमारा माइंड कहीं और हाँ, होता है। exactly। तो हम प्रेजेंट में नहीं रहते। हम या पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं। सो बी इन प्रेजेंट। और प्रेजेंट में कैसे रहा जा सकता है? आपको अल्लाह ताला ने जो 5 सेंसेस दिए हैं, जैसे आपकी दिखने की सेंस है, सुनने की सेंस है, सूंघने की सेंस है, टच करने की सेंस है, इन सब सेंसेस को यूटिलाइज करते हुए आप प्रेजेंट में रह सकते हैं। और उसका क्या तरीका है? आप जो भी काम कर रहे हैं, हाँ। अपनी सारी कंसंट्रेशन उस पे दें। जैसे ठीक। अगर आप खाना खा रहे हैं, आपने पहले देखना है कि खाना किस तरह का है। ठीक है। फिर उसकी स्मेल करना है, उसको स्मेल को फील करना ओके। है। फिर उसका टेक्सचर, आप जब टच करें तो आपने उसका टेक्सचर फील करना है। फिर जब आप उसको मुंह में लेके जाएं तो वो आपने उसका टेस्ट लेना है। हाँ। तो आपने पूरी 5 सेंसेस से आप एक खाने का इवेंट बहुत इंजॉय कर सकते हैं। हालांकि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारा माइंड कभी भी खाने पे नहीं होता। और अक्सर हमें ये भी नहीं पता होता हमने खाया क्या है। हाँ। तो इतना कंसंट्रेशन से आपने खाना है। या आप किसी जगह हैं, किसी दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, अब आपने क्या करना है? आपने ये देखना है उसने कपड़े किस तरह के पहने अच्छा, हुए हैं। ठीक आपने देखना है उसकी वो बात क्या कर रहा है, उससे स्मेल कैसी आ रही है, हाँ। आपको क्या परफ्यूम की स्मेल आ रही है। मतलब आपने अपनी 5 सेंसेस यूटिलाइज करते हुए प्रेजेंट में रहना है। आप किसी बच्चे के साथ खेल रहे हैं, फुली एंगेज होकर उसके साथ खेलिए, उसकी बातों को जवाब दीजिए। और हमारे मज़हब में तो कंसंट्रेशन या प्रेजेंट में रहने के लिए सबसे बेहतर चीज़ नमाज है। अगर आप नमाज पूरी कंसंट्रेशन से, उसमें भी आपने सारी सेंसेस यूटिलाइज करते हुए उस मोमेंट में रहना होता है। तो उसको प्रैक्टिस करना शुरू करें तो इससे आप प्रेजेंट में रह सकते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि अगर आपको फिर भी सोचें बहुत आ रही हैं तो आप एक टाइम मुकर्रर कर सकते हैं। जैसे अगर आपको सोचें आ रही हैं तो आप कहें कि मैं 5 से 6 बजे के दौरान इसके बारे में सोचूंगी। ठीक है, आप टाइम अपने सोचों को डिले कीजिए और जब 5 बज जाएं कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, जो सोचें आ रही हैं वो लिखिए। ठीक है। एंड चैलेंज योर थॉट्स। आपको ये सोचें क्यों आ रही हैं, उसके पीछे गो फॉर द प्रूफ्स। अगर आपको ये आ रहा है कि मेरा बॉस मुझसे खुश नहीं है, सो गो फॉर द प्रूफ्स। क्या उसने कोई ऐसी बात कही है? क्या आपको किसी तरह से ऐसा लगा है कि वो आपसे खुश नहीं है? क्या आपको ऐसा लगा है कि वो आपको निकाल देगा? मतलब चैलेंज योर थॉट्स। जैसे आप किसी दोस्त से बात करते हैं और वो आपको कोई नेगेटिव बात कहता है तो आप उसे यही कहते हैं ना कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम्हारा ख्याल होगा, वो तो तुम रोज जाते हो, तुम्हें कोई एक दफा के इवेंट पे तो नहीं तुम डिसाइड कर सकते। सो चैलेंज योर थॉट्स। आप लिखें और उनको फिर चैलेंज कीजिए, खुद के साथ चैलेंज कीजिए, उससे ही पूछिए कि ये क्यों मैं कर रहा हूँ, या मैं क्यों सोच रही हूँ इसके बारे में। तब आपकी फिक्सिटी काफी कम हो जाएगी। जो आपको लग रहा होगा कि आपका बॉस कल निकालने लगा, जब आप चैलेंज करेंगे ना अपने थॉट्स को, तो वो फिक्सिटी 50-40% पे रह जाएगी कि नहीं ऐसा नहीं है। वो आपको अप्रिशिएट भी करता है, क्योंकि जब आपका माइंड जो है ना असल में ये सराउंडिंग की नेगेटिव इवेंट ज्यादा पिक कर रहा होता है। डॉक्टर हुमा, लोग क्या डिप्रेशन के साथ भी पैदा हो सकते हैं? मतलब कि उनके अंदर ऑलरेडी जब वो पैदा हो तो उनके अंदर ये एलिमेंट मौजूद हो डिप्रेशन का? डिप्रेशन का जेनेटिक कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है। 40% जेनेटिक कंपोनेंट है इसका, यानी इसकी हेरिटेबिलिटी 40% है। लेकिन जीन्स होने का मतलब ये नहीं है कि आप डिप्रेस पैदा होंगे या आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। जीन्स प्लस एनवायरनमेंट। ओके, ठीक है। अगर आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, आपके अर्ली लाइफ इवेंट्स ऐसे रहते हैं जिसमें पेरेंट्स की तरफ से निगलेक्ट का सामना रहता है, या एनवायरनमेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा हमें इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हम इस तरह की जो है मेंटल इलनेस का शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर हुमा असलम हमारे साथ मौजूद थी, साइकेट्रिस्ट हैं। डॉक्टर हुमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और एंजाइटी और डिप्रेशन के हवाले से बात कर रहे थे कि उनका बुनियादी फ़र्क क्या है और उनसे किस तरह हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। नाजरीन, मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल को अपनी कौम के नौजवानों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी और उनका कहना था कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपने किश्ते वैरां से
जरा नाम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकिब, और हकीकत भी यही है कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है ना वो टैलेंट से माला माल है। और हम अपने इस सेगमेंट में आर्ट एंड आर्टिस्ट में आपकी मुलाकात पाकिस्तान के बासलाहियत और टैलेंटेड लोगों से करवाते हैं, और आज भी हम आपकी जो मुलाकात है एक ऐसे ही बासलाहियत मेहमान से करवाने जा रहे हैं जिन्हें पेंसिल स्केचिंग में कमाल महारत है। और आप लोगों ने उनकी अभी महारत देखी भी होगी जब हम वापस आए, और अब तक वो 50 से ज्यादा मशहूर शख्सियात की पेंसिल स्केच बना चुके हैं। तो ये खुदादाद सलाहियत है या उन्होंने ये आर्ट बाकायदा कहीं से सीखा है? तो आज तक किन किन शख्सियात का स्केच वो बना चुके हैं, योनी की ज़बानी जानते हैं उनसे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अदील अहमद है, पेंसिल स्केच आर्टिस्ट हैं। अदील, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अदील, बहुत खूबसूरत स्केचिंग आपने की हुई है, और मुझे बताइए कब से स्टार्ट किया आपने स्केचिंग करना? मैंने सितंबर 2020 में स्टार्ट किया था। अच्छा। अभी 18 मंथ हुए हैं। ठीक है, जी। तो ये मतलब अपना शौक था या बस देखा देखी करना शुरू ये किया मैंने आपने? स्टार्टिंग में जब मैंने चीज़ें बनानी स्टार्ट की स्केच, तो मैंने एक बेसिक पेंसिल से बनाना स्टार्ट किया था। तो मैंने देखा कि मुझे कितना इस चीज़ पे अबूर हासिल है। तो मैंने सबसे पहले अमिताभ बच्चन का स्केच बनाने का स्टार्ट किया, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम जब बनाया तो मुझसे एक अच्छा नहीं बना स्केच। ठीक है। तो अगेन मैंने फिर बनाना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने अपने पीर साहब हसन हसीबुर रहमान साहब का स्केच बनाया। तो उन्हें प्रेजेंट करने का बहुत शौक था, उन्हें प्रेजेंट किया। उसके बाद कासम अली शाह साहब, उन्हें भी प्रेजेंट किया मैंने। फिर इस तरह मुझे ये चीज़ें बनाने का शौक हो गया स्केच, ताकि मैं डिफरेंट शख्सियात से मिलूं और उन्हें उनका स्केच प्रेजेंट करूं। लेकिन अदील, मैं ये थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाह रही थी कि मतलब होता है ना, कुछ हमारे अंदर एक सलाहियत मौजूद होती है कि हम बचपन से स्केचिंग पेंटिंग वगैरह करते आ रहे होते हैं, तो वो ही हमें बड़े होते हुए भी हमारा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है कि हम इसमें एक्सेल करें, दोबारा से ज़्यादा एक्सेल करें। तो आपका क्या था कि बचपन में भी स्केचिंग करते थे, पेंटिंग करते थे कि नहीं? जी, बचपन में मैं करता था। अच्छा। वो डिफरेंट चीज़ें बनानी, आर्ट एंड क्राफ्ट करना। लेकिन ये जो मेन चीज़ जो अभी प्रोफेशनल स्केचिंग की तरफ आया हूँ, ये मैंने 2020 में मैंने ये स्टार्ट किया। 2020 में आपने शुरू की, तो क्या किसको देखकर या क्या दिमाग में क्या आया कि मुझे इस साइड पे जाना है? मेरे अंदर ये एक शौक था कि मैं इन शख्सियात से मिलूं, ठीक है, तो उन्हें स्केच प्रेजेंट करूं। तो ये सबसे अंदर मेरे ये एक शौक था। तो यही शौक को लेके मैंने इनके स्केच बनाए और इन्हें प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो जब आपने सोचा कि मैंने अब इसको प्रोफेशनली लेकर चलना है, तो किससे सीखा आपने इसको बाकायदा, कि खुद ही से आपने खुद ही करना शुरू की? जी, मैंने किसी से नहीं सीखा, ये गॉड गिफ्टेड है। तो अच्छा। प्रैक्टिस मेकर मैं परफेक्ट, मैं इस पे मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। तो जब एक फर्स्ट अटेम्प्ट करता था तो देखता था कि आया कि ये अच्छी बनी है कि नहीं। फिर उस पर मैंने वर्क करना, उसको लेयर बाय लेकर आना, तो ताकि एक अच्छा बने। तो प्रैक्टिस से ही मैं इसको आगे लेकर आया। कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? मतलब एक अगर स्केच को बनाना होता है आपने, तो कितनी देर लगती है, कितना टाइम लगता है उसको? एक स्केच बनाने के लिए तकरीबन मैं एक दिन में 2 से 3 घंटे काम करता हूँ, लेकिन एक स्केच बनाने के लिए 18 से 20 घंटे लग जाते हैं। ओके, और ये कॉन्टिन्यूसली होता है या आप अंदर थोड़ा वक्फा लेते हो या थोड़ा गैप लेकर? एक दिन में 2 से 3 घंटे काम कर लेता हूँ ताकि एक वीक में कंप्लीट हो जाए। अच्छा, ठीक है। तो मुझे बताइए कि अभी तक कितने शख्सियात, कितनी सेलिब्रिटीज़ की आप जो है स्केचिंग कर चुके हैं? यहाँ पे तो मैं बहुत जो कह लें कि नामवर शख्सियात हैं उनकी मैं स्केचिंग देख रही हूँ, बाकी हमें बताइए। मैंने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की जो पर्सनैलिटीज़ हैं उन्हें स्केच प्रेजेंट किए हुए हैं। इफ्तिखार ठाकुर साहब को, कासम अली शाह साहब को, आरिफ लोहार साहब को, नवाज अंजुम साहब को, सुहेल वाइस साहब को, इब्राहिम हक साहब को, जवाद अहमद साहब को, हज़रत वासिफ अली वासिफ साहब का स्केच उनके साहबजादा काशिफ साहब को, हबीब जालिब साहब का स्केच उनके जो पोते हैं अमर जालिब साहब, उन्हें उनका प्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा। की शख्सियात में हज़रत इकबाल, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, टीपू सुल्तान, गाजी इल्मुद्दीन शहीद, उसके अलावा सर सैयद अहमद खान, मौलाना अल्ताफ़ सैन खाली, इन शख्सियात के मैंने स्केच बनाए हैं। ये तो बहुत कह लें कि नामवर शख्सियात हैं जिनसे आपने कुछ लोगों से आप मिले भी हैं और उनको स्केच पेश किया। तो क्या उनके फिर क्या तासुरात थे जब उनको आप स्केच दे रहे थे? जब वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं ना, तो मेरे अंदर और जज्बा आता है कि मैं और बनाऊं, इसको अच्छे से परफॉर्म करूं, ताकि मुझे देख के लोगों के अंदर मोटिवेशन आए और वो भी इस तरह का काम स्टार्ट करें। मुझे बताइए कि मुश्किल कितना है स्केचिंग करना, ये बाकी चीज़ों से कितना मुश्किल है? जो देख रहे हैं उनको पता भी तो चले ना स्केचिंग एक्चुअली होती क्या है, क्या क्या इसमें मुश्किलात भी आ सकती हैं।
स्टार्टिंग तो इजी है, लेकिन इसमें अच्छा। सबसे जो मेन चीज़ है वो पेशेंट है, सब्र बहुत ज़रूरी है इसमें। अच्छा। क्योंकि एक भी हम स्ट्रोक लगाने के लिए हमें सोच समझ के स्ट्रोक लगाना होता है, ताकि अगर लाइन इधर उधर हो जाएगी तो बाद में उसे अरेज करना डिफ़िकल्ट काम है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये बहुत ईजी काम है। तो ये हर कोई कर सकता है क्या? हर कोई तो नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए क्या सलाहियत होनी चाहिए एक बिल्कुल। बंदे के अंदर कि उसको पता हो कि अच्छा मेरे अंदर ये सलाहियत है तो मैं स्केचिंग कर सकता हूँ? जी, अगर उसको लग रहा है कि मैं चीज़ें, अगर वो स्टार्टिंग में बनाना चीज़ें करता है, रैंडम कोई चीज़ बना के ठीक देखे, है। तो अगर उसे लग रहा है कि मैं परफेक्ट हूँ तो इसका मतलब वो कर सकता है। अच्छा, जी तो इसके लिए प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा जी, जरूरत प्रैक्टिस बहुत है। ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम इसमें जी। एक्सेल कर सकते हैं। मैंने तो इसमें ऐसा भी वक्त आया कि मैंने सारी सारी रात मैंने स्केच बनाए हुए अच्छा, हैं। हाँ। तो वो किस तरह के स्केच थे? किसी सेलिब्रिटी के थे, सेलिब्रिटीज़ के। किसी नामवर शख्सियत? जी, नामवर शख्सियात के, आरिफ लोहार साहब का, अच्छा। आफ्ताब इकबाल साहब का मैंने स्केच, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब का स्केच, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब का स्केच, ये मैंने सारी सारी रात की मेहनत है मेरी, तो मैंने इनके स्केच बनाए हैं। तो सबसे पहला जब आपने स्केच बनाया था, आपने अमिताभ बच्चन का बनाया था? जी। तो क्या फिर उसके बाद कैसा रिस्पांस आया जब घर वालों को दिखाया या अपने दोस्तों को दिखाया तो उन्होंने क्या कहा फिर? सबसे पहले जब मैंने अमिताभ बच्चन का स्केच बनाना स्टार्ट किया था, तो मैंने अमिताभ बच्चन का स्केच तो उसका बनाया था, अच्छा। लेकिन बन वो रितेश देशमुख का गया था। अच्छा, तो ये बड़ी हाँ मजे जी। की स्टोरी है आपकी। तो मुझे था कि इसको मैंने परफेक्ट करना है, अच्छा। तो फिर मैंने परफेक्ट किया। तो फिर मैंने बेसिक स्टार्टिंग में था तो मुझे टूल्स वगैरह का नहीं पता था कि कौन सी पेंसिल्स यूज़ की जाती हैं, ठीक। कौन से पेज यूज़ किए जाते हाँ, हैं। तो बेसिक पेंसिल से और A4 साइज जो फोटोकॉपी पेपर होता है, इस पे मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने मार्केट में देखा कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, वो टूल्स मैंने बाय किए, फिर उस पर मैंने परफेक्ट काम करना स्टार्ट किया। अच्छा। तो किस तरह इसको परफेक्ट बनाया जाता है, कौन से टूल्स किस टाइम पे यूज़ किया जाता है, कौन सी पेंसिल किस टाइम पे यूज़ की जाएगी और किस तरह लेयर बाय लेयर वर्क करना है। तो ये ज़्यादा प्रैक्टिस से ही मैंने किया है। एक आर्टिकल बना के मैं अपने सब दोस्तों को और फैमिली और कोलीग्स को दिखाता था कि मुझे रेटिंग दें कि अच्छा। कितना रेटेड आउट ऑफ 10। तो 7, 8, 9, 10 जो भी आता था तो उनसे मैं पूछता था कि इसमें क्या मेरी मिस्टेक है। तो उन मिस्टेक से मैंने सीखा है और अब मैं प्रोफेशनल की तरफ आ गया हूँ। तो टूल्स की जैसे आपने बात जी। की, तो मुझे बताइए किस तरह के टूल्स, किस तरह का पेपर इसमें यूज होता है, किस तरह की पेंसिल्स इसमें स्केचिंग के लिए यूज होती जी, है? इसमें स्पेसिफिक पेपर होते हैं, स्कॉलर शीट जिसे कहते हैं, अच्छा। वो यूज़ होते हैं। पेंसिल डिफरेंट ग्रेड की होती हैं, बी ग्रेड की भी होती हैं, एफ ग्रेड की भी होती हैं, ई भी होती हैं, एच पी भी होती हैं और डिफरेंट ब्रांड्स की भी होती हैं। अच्छा। तो उसके साथ लेयर बाय, तो इसमें सबसे जो लाइट पेंसिल होती है वो एफ ग्रेड की होती है। एफ ग्रेड से हम आउटलाइन स्टार्ट करते हैं। अच्छा। आउटलाइन बनाने के बाद उस पर हम बी ग्रेड से बी ग्रेड की जो पेंसिल होती हैं उनसे हम लेयर बाय लेयर वर्क करके स्केच को कंप्लीट किया जाता है। तो मुझे बताइए आगे अदील आपका क्या इरादा है, क्या करना है इसके अंदर आपने? अभी तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी मैं तरीकी शख्सियात और जो पर्सनैलिटीज़ को हैं उसका फेस चल रहा है, लेकिन मैंने अपना एक विजन रखा हुआ है अपनी एक आर्ट गैलरी को लेके जाना। और क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ते हैं तो उन्हें भी मैं ये स्किल्स सिखाऊं। तो उनके लिए भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि उन्हें ये स्किल्स की तरफ लेकर आया जाए। तो अभी आपका इरादा है कि जो आपने जितना भी ये काम किया हुआ है, स्केचिंग बनाई हुई है, इसको एग्जीबिशन में रखा जाए? जी बिल्कुल, आगे प्लान कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस चीज़ को प्लान किया जा रहा है। ठीक है, तो कब तक ये एग्जीबिशन होगी? कोई प्लान किया हो? ये टाइमलाइन है? इतना वक्त रह गया है? इंशाल्लाह जो मैंने प्लानिंग की हुई है अपने आर्ट वर्क कंप्लीट करने की, वो मैंने टारगेट बनाया हुआ है। तकरीबन 100 आर्ट वर्क मैंने तरीकी शख्सियात के कंप्लीट करके फिर मैं उसकी एग्जीबिशन, उसके बाद फिर आप एग्जीबिशन करेंगे। और ये टारगेट मैंने इंशाल्लाह 1.5 ईयर में कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि साथ में स्टडी भी जारी है और टीचिंग भी जारी है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम कम है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा इसमें कंज्यूम हो रहा है। तो मुझे बताइए कि आपकी अपनी कौन सी, जो आप एक अपना भी काम होता है ना जो सबसे परफेक्ट होता है और सबसे पसंदीदा हमारा अपना काम होता है, वो आपको कौन सा लगता है? मुझे सबसे ज़्यादा जो मैंने बेहतरीन जो स्केच मुझे लगता है जो मैंने बनाया है वो मैंने अपने भाई और भाभी का उनकी एनिवर्सरी पे उन्हें ब्राइड और ग्रूम में बनाया था। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर का स्केच और गवर्नर पंजाब का, ये मैं समझता हूँ कि मेरे मास्टर पीसीज हैं। तो वो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? जी, मुझे वो सबसे ज्यादा। तो घर में भी आपको फिर आते रहती है, डिमांड्स आती रहती हैं कि अदील हमें ये वाले स्केचिंग करके दो, हमारे स्केच बना के दो? कितनी डिमांड्स आती हैं? दोस्त अहबाब भी कहते होंगे? अभी तक जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आने लग गए थे, तो
मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं किस किस को कौन सा रिप्लाई दूँ कि कब तक बना लूँगा। तो अभी तक अगर मैं मैसेज देखूँ तो 1000 के करीब मुझे लोगों ने कह दिया कि अच्छा। हमारा भी स्केच बनाएं। तो मुझे बताइए कि जो देख रहे हैं अदील, आपको बच्चे भी देख रहे होंगे, उनको इंटरेस्ट भी होगा स्केचिंग में, तो उनको क्या मशवरा देंगे, वो किस तरह इस साइड पे आ सकते हैं? मैं एक चीज़, क्योंकि ये बच्चों के अंदर, आजकल के नौजवान के अंदर ये चीज़ मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल्स डाली हुई है। उसको बाहर निकालना, उसको ग्रो करना, उसको पॉलिश करना, ये हमारा खुद का काम है। अच्छा। लेकिन सबसे पहले ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमारे अंदर स्किल्स क्या है। तो सबसे पहले तो मैं यही बच्चों को कहता हूँ कि आप कुछ भी चीज़ बना के देखें, चाहे वो स्केचिंग की तरफ आएँ, क्राफ्ट की तरफ आएँ या कैलीग्राफी की तरफ। ये डिफरेंट फील्ड्स हैं, डिफरेंट डोमेन्स हैं, तो आप इनको ट्राई करें, आपको फिर पता चलेगा कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है। आपके अंदर कैलीग्राफी का है, आर्ट एंड क्राफ्ट का है या स्केचिंग का है। तो वो अगर आप एक डोमेन में आ रहे हैं तो उस डोमेन के बारे में फिर लर्न करें, उसके बारे में चीज़ें देखें कि क्या क्या चीज़ है, किस तरह हम काम कर सकते हैं, फिर उसको उस पर टाइम स्पेंड किया जाता है, वर्क उस पर किया जाता है। तो ये चीज़ें हम जैसे जैसे करते जाएंगे तो ये स्टेज बाय स्टेज चीज़ें हैं, तो हम परफेक्ट होते जाएंगे। दूसरा अदील ये भी बता दें कि यहाँ पे कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे बच्चे जाके सीख सकते हैं स्केचिंग, या फिर अगर उन्होंने कोई भी खास तौर पे स्केचिंग के हवाले से? स्केचिंग के लिए अगर हम इंस्टीट्यूट देखें तो वो टोटल डिग्री हैं, 4-4 साल की, 5-5 साल की, तो शॉर्ट कोर्सेज भी हैं। लेकिन उसमें अगर हम देखें तो हमें सिर्फ गाइडलाइंस मिल सकती हैं। ठीक है। तो लेकिन अगर हमने ये काम करना है तो उसमें गाइडलाइंस भी होना ज़रूरी है। अगर हमें गाइडलाइंस मिल जाएंगी तो हम अपना काम अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने विजन में रखा हुआ है कि मैं स्टूडेंट्स को ये चीज़ें सिखाऊंगा, ये स्किल्स सिखाऊंगा, तो उसमें गाइडलाइंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम बच्चों को गाइडलाइंस दे देंगे तो वो इस चीज़ की तरफ आ सकते हैं, वो अपना एक टारगेट अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। जनाब अदील अहमद, पेंसिल स्केच आर्टिस्ट, हमारे साथ मौजूद है। अदील, बहुत शुक्रिया आपने वक्त का, एंड बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहें। और एक और टैलेंट था जिससे हमने आज आपकी मुलाकात करवाई है, बहुत ही खूबसूरत स्केचिंग करते हैं और 50 से ज़्यादा जो है वो मशहूर शख्सियात की स्केचिंग कर चुके हैं और जिसके वाले से हमने आपको दिखाया भी है। और जनाब इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब कुछ बात कर लेते हैं लाहौर की दुनिया के हवाले से, जिसमें इस सेगमेंट में हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं जो कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। और लाहौर की सफाई और निकासियाब के नाकिस इंतजामात की वजह से बागों का शहर गंदगी की अलामत बनकर रह गया है। गलियों और बाजारों में उबलते गटर इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह चढ़ाने लगे और निकासियाब शहर का एक मसला बनता जा रहा है। हल्की सी बारिश भी हो जाती है, जैसे कल भी हुई है, तो सड़कें जो है तालाब का मंजर पेश करने लग जाती हैं। और लाहौर में मौजूद 7 बड़े नाले आलूदगी और गंदगी में इजाफे का बाइस बनते जा रहे हैं। मुतअद्दिद वादों और दावों के बावजूद भी उन नालों को ढांपने का अमल ताहाल शुरू ही नहीं हो सका है। और मॉनसून से पहले ही अगर निकासियाब का ये जो मसला है हल नहीं किया जाता तो मॉनसून के दौरान शहरियों को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। एक जानिब निकासियाब का मसला है तो दूसरी जानिब शहरियों को साफ पानी की फराहमी किसी चैलेंज से कम नहीं है। लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी की जो सतह है वो दिन ब दिन गिरती ही जा रही है और जो बहुत बड़े खतरे की घंटी भी है। और पानी की सतह कम होने से आर्सेनिक की जो मिकदार है वो पानी में बहुत ज़्यादा हो रही है, उसका इंकशाफ भी हुआ है। और आर्सेनिक की जो मिकदार अगर बढ़ जाएगी पानी में तो वो काबिले पीने के काबिल ही नहीं रहता है। तो यही वजह है कि आज जो साफ पानी के हसूल के लिए 800 फीट बोर करना पड़ता है। ये वो सारे मसाइल हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं, लाहौरी जूझ रहे हैं। तो इस हवाले से बात करते हैं कि क्या लायामल अपनाया जाएगा, प्लान आउट क्या किया गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गुफरान अहमद हैं, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वासा है। गुफरान साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी थैंक यू। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में और वासा का मौक़िफ़ पेश करने के लिए। बिल्कुल ऐसी है। तो इसमें आपने कहा कि जैसे निकासियाब का मसला है, मानसून की प्रेपरेशन के बारे में है, साफ़ पानी की सप्लाई है, तो इसमें वासा का मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि मानसून से पहले जी
जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनकी प्रेपरेशन हमने करनी होती है, लास्ट वीक चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग इस पे की है, तमाम वासास को सेंसिटाइज़ किया कि प्रेपरेशन अपनी करें, स्टार्ट करें। और उसमें वासा लाहौर ने 15 फेब से ऑनवर्ड जो है हमने एक्सटेंसिव डिसल्टिंग ऑफ ड्रेन्स शुरू कर दी और तमाम ड्रेन्स पे इस वक्त डिसल्टिंग हो रही है मशीनरी के साथ। अच्छा। पहले हम मैनुअल करते रहे, स्मोक की वजह से मशीनरी जो हैवी व्हीकल है उसको बंद किया हुआ था और फरवरी से 15 फरवरी से ऑनवर्ड हमने शुरू कर दी। अच्छा। मैनुअल हमने ऑलमोस्ट सारी ड्रेन्स का फ्लोटिंग मटीरियल और ये वो साथ रिमूव करते रहे। ये जो आप 6 प्राइमरी ड्रेन्स हैं हमारी लाहौर में, 76 किलोमीटर उनकी लेंथ बनती है और इनका हमने मानसून से पहले 2 साइकिल्स हम डिसल्टिंग के हर साल मुकम्मल करते हैं और इस साल भी अभी हम 15 फरवरी से शुरू हुए हैं और इस वक्त 15 किलोमीटर से ज़्यादा हम कर चुके हैं। अच्छा। और 15 अप्रैल तक हमने 1 साइकिल मुकम्मल करना है और 15 अप्रैल से लेकर 15 जून तक सेकंड साइकिल हम मुकम्मल करेंगे। और डिसल्टिंग एक बार हम कर लेते हैं तो उसके बाद डिसल्ट नाले की जो कैपेसिटी है वो हम अचीव कर लेते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी उसके। इस वक्त तो जितने भी नाले हैं लाहौर शहर के वो इस वक्त कूड़ा करकट से भरे पड़े हैं, अटे हुए हैं, जिसकी वजह से एक तो ताफुन फैल रहा है, शहरी जो वहाँ पर रह रहे हैं इलाका मकीन वो परेशान है, शिकायत दर्ज करवाते हैं कि यहाँ पर ताफुन तो फैलता है, जीना मुहाल है, दूसरी बीमारियां भी बहुत ज्यादा फैल रही हैं। तो इसका कोई मुस्तकिल हल निकालना चाहिए। एक तो आपने कहा कूड़े की वजह से, हाँ जी, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया। हाँ। इसका मतलब है नाले जो हैं वो कूड़े की वजह से बने, तो कूड़ा एक्चुअली LWMC के पर्वे में आता है और इसमें हमारी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ड्रेन में कूड़ा फेंकते क्यों। अच्छा। जब डस्टबिन हैं और डस्टबिन फर्स्ट करें नहीं भी है तो कोई ना कोई उनका पॉइंट होता है LWMC का, उन्होंने नोटिफाई किया होता है कि आइडेंटिफाई किया होता है कि ये पॉइंट पे आप कूड़ा रखें, ठीक है, उधर कूड़ा पहुंचाएं ताकि वो उठा के ले जाएं, ड्रेन में कूड़ा फेंकें ना। एक्चुअली देखें जब ड्रेन में आप कूड़ा फेंकते हैं, एक तो ड्रेन का फ्लो का इशू है, उसकी कैपेसिटी बनती है, उसी वजह से बीमारियाँ और सफाई, और दूसरा उस कूड़े को ड्रेन से निकाल के डिस्पोज ऑफ करने पे कितना एक्सपेंडिचर होता है, यानी रिसोर्सेज कितने लगते हैं, मशीनरी, ह्यूमन रिसोर्स, POL, सब कुछ, ये इतने एक्सपेंडिचर होते हैं। तो अगर हमारे सिटीजन शहरी जो हैं वो साइड पे कूड़ा रख दें तो वो उठा के ले जाएंगे LWMC वाले, और नाले का ये सिचुएशन जो है या उसकी कैपेसिटी के इशूज़ कभी भी पैदा ना हो। और वासा जितनी डिसल्टिंग कर रहा है वो इस वजह से कर रहा है कि उसमें कूड़ा फेंका जाता है। अच्छा। और कूड़े की वजह से सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी जो ड्रेन्स की है वो अचीव नहीं हो सकती। सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी वो होती है कि जो एक फ्लो है उसकी एक वेलोसिटी है, और उस वेलोसिटी से अगर ड्रेन या सीवर चल रहा हो, बह रहा हो पानी उसमें, तो उसमें सिल्ट जो डिपॉजिट नहीं होती। तो मुझे बताइए कि कूड़ा निकालना जो अगर वहाँ पे फेंक दिया जाता है लोगों की तरफ से, तो वहाँ से कूड़ा निकालना किसकी जिम्मेदारी है? आप लोगों की जिम्मेदारी है, LWMC की जिम्मेदारी है? कौन पूरा नहीं कर रहा अपनी जिम्मेदारी? नालों की सफाई तो डिसल्टिंग तो हमारे पर्वे में आता है, ठीक है। कूड़ा जो है वो सेपरेट इशू है, उसको LWMC के पर्वे में आता है। तो इसका मतलब है कि वासा ना सिर्फ अपना काम कर रहा है बल्कि LWMC का भी काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है। लेकिन उसमें LWMC का भी कसूर नहीं, मैं नहीं कहता कि उसका, उसमें हमारा शहरी जो हैं उनका कसूर है। उनसे मैं अपील करूँगा कि नाले में वो कूड़ा फेंके ना, वो साइड पर रखें ताकि LWMC वहाँ से उठाए और ले जाए। और ये इतनी एफर्ट जो कर रहे हैं सारे डिपार्टमेंट्स, उनको शायद ना करने पड़े और इससे एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। जहाँ तक डिसल्टिंग का ताल्लुक है, डिसल्टिंग हमने 15 अप्रैल तक 1 साइकिल ड्रेन तमाम का मुकम्मल करना है। अच्छा। और उसके बाद सेकंड साइकिल भी मुकम्मल करेंगे, वो 15 जून तक करेंगे। और फिर बारिशों में सिर्फ फ्लोटिंग मटेरियल का जो सॉलिड वेस्ट जो फेंका जाता है वो हम रिमूव कर रहे होते हैं, बाकी कैपेसिटीज़ के इशू नहीं आते। फ्लो जो उसका वो ठीक रहता है, सिल्ट रिमूव हो जाती है और ड्रेन की कैपेसिटी वही रहती है, वो ऑलमोस्ट बारिशें गुजर जाती हैं उससे। तो इसी तरह आजकल हम डिसल्टिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम इसको मानसून से पहले नालों की कैपेसिटी जो है ओरिजिनल उसको बहाल करेंगे। ठीक है। दूसरा सर, अब बात कर लेते हैं वाटर मीटर मनसूबे के हवाले से, क्योंकि ये एक गेम चेंजर कह लें कि प्रोजेक्ट है, लेकिन इस पे हम देख रहे हैं कि काम होता हुआ नज़र ही नहीं आ रहा, शुरू ही नहीं हुआ है। तो इस मंसूबे के हवाले से बताइएगा कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और क्योंकि ज़ेर ज़मीन पानी की जो सतह है वो भी कम होती जा रही है, तो कब तक इस पे अमल दरामद होना शुरू होगा? देखें, इसका जो कहते हैं कि होता नज़र नहीं आ रहा। हाँ जी। मेरे ख्याल में आपको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। अच्छा। इस वक्त मैच्योर हो गया प्रोजेक्ट जो वाटर मीटरिंग का है, और उसका कंसेशन एग्रीमेंट फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में साइन होना है। जो पार्टी जैसे प्राइवेट लिया है, चाइना का कंसोर्शियम है, उन्होंने और वासा के साथ कंसेशन एग्रीमेंट नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह साइन होगा, यानी उसके प्रोक्योरमेंट प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। और ये मैं कहता हूँ पाकिस्तान में फर्स्ट नेचर का प्रोजेक्ट है, PPP मॉडल पे हो रहा है, जिसमें शहर गवर्नमेंट को इन्वेस्ट नहीं करेगी,
प्राइवेट पार्टी इन्वेस्ट करेगी और लोगों से कलेक्ट करके उनको दें और 10 साल में वो पैसे रिकवर करेंगे। और इससे देखें कि 25 to 30% आपका पानी सेव। आपने कहा कि पानी डिप्लीट हो रहा है, अंडरग्राउंड पानी डिप्लीट हो रहा है, तो इसको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि ये पानी जहाँ भी कंट्रोल होगा दुनिया में कि जहाँ भी होगा, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस यही हैं कि हर घर पे मीटर हो। आपको पता है अगर फ्लैट रेट है या फिक्स बिल है, आपको एक घर के साइज़ के मुताबिक आना है, तो हर बंदा तो उसको टैप हर वक्त खुली रखते हैं। गाड़ियों धोने के वक्त जो पाइप है और आप देख रहे हैं धोते हैं पानी, फिर पानी चल रहा होता है, फिर कपड़ा मार रहे हैं गाड़ी पे। तो जब मीटर लगा होगा उसे पता है कि हर शहरी को पता होगा कि मैंने इतना जितना पानी इस्तेमाल करूँगा उसके मुताबिक बिल दूंगा। बिल्कुल, तो इस वजह से दुनिया में हर जगह पे मीटरिंग को ही इंट्रोड्यूस किया। दूसरा जो होता है कि डिप्लीशन एक्चुअली ये है कि अब्स्ट्रक्शन को कम किया जाए। वासा ने 3 साल से जो पहले 20 आवर्स ट्यूबवेल भी ऑपरेट होते रहे, सर्दियों में 16-17 घंटे आवर्स ऑपरेट होते रहे। वासा 10 आवर्स सर्दियों पे आया और 12 to 14 आवर्स जो है गर्मियों में हम ऑपरेट कर रहे हैं। उस वजह से फर्दर डिप्लीशन हमने कंट्रोल की है। अच्छा। लेकिन उस पर फर्दर वासा काम कर रहा है। जैसे वाटर मीटरिंग है 25 to 30% इससे सेविंग होगी। उससे आगे जो इंटरनेशनल यूटिलिटीज़ जितनी भी मॉडर्न यूटिलिटीज़ हैं उनमें होता है डिस्ट्रिक्ट मीटर्ड एरियाज डेवलप किए जाते हैं। एक्चुअली जो आवास स्टैंडर्ड्स हैं वो ये 36 उसका है जो क्लास है, वो ये कहते हैं कि आप पानी इंजेक्ट कितना सिस्टम में कर रहे हैं और बिल कितना कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके लिए ट्यूबवेल्स पे हर घर पे और फिर डिफरेंट एरियाज़ में मीटर लगाए जाते हैं। अच्छा। उनको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मीटर्ड एरिया, यानी एरियाज़ को आइसोलेट कर देते हैं। अच्छा। हर तरफ बल्क फ्लो मीटर्स लगे होते हैं। वो एक एरिया को, एक गली को जितना पानी जा रहा है वो काउंट हो रहा होता है, फिर जितना बिल ले रहे हैं वो काउंट, और उसका जो डिफरेंस है वो मिस यूज़ ऑफ वाटर होगा या नॉन रेवेन्यू वाटर उसे कहते हैं, NRW। तो उसको फिर फाइंड आउट किया जाता है कि ये कोई लीकेजेस हैं या इलीगल कनेक्शंस हैं या कोई और ऐसे सिस्टम में लीकेजेस हैं जो हमें नहीं पता, तो वो उन पर स्टडी करके वो उनको कम किया जाता है और उससे फर्दर आपका पानी जो है वो 20% 25% सेव हो जाता है। तो वैसे इस पर काम कर रहा है। जैसे मीटरिंग का प्रोजेक्ट मैच्योर हो गया, इसी तरह हम डिस्ट्रीब्यूटेड एरियाज़ का एक टेंडर हम लगाए UC 9900 और 101, वो भी सबमिशन टेंडर के बाद उस पर भी काम हो जाना है। और इसके अलावा हमने 20 जोन और फर्दर PC1 एक भेजा है 6 बिलियन का, वो भी अंडर प्रोसेस एंड पाइपलाइन है। इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल होगा तो वासा उस पर भी काम जो करेगा। मीटरिंग होगी जो और लगाया इसके अलावा वासा जो डिप्लीशन का जी, है सरफेस वाटर के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, वो अप्रूव हो गए। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अच्छा। फंडिंग उसकी मैच्योर और मार्च में ही बोर्ड के उनकी मीटिंग हो रही और उसमें हमारा लोन है जो है वो अप्रूव हो जाएगा। ठीक और है। उसके बाद वासा उस पर भी काम करेगा। ये यानी अंडरग्राउंड एक्वाफर को सेव भी कर रहा है और साथ साथ अल्टरनेट सोर्सेज जो है वो भी डेवलप कर रहा है वासा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वासा फ्यूचर नीड्स को सामने रखते हुए काम कर रहा है और इंशाल्लाह काम कर रहा है, नजर आ रहा है सर। लेकिन मुझे बताइएगा जो वाटर मीटर की मालियत क्या होगी और कितना बोझ पड़ने वाला है सार्फिन पर, लाहौरियों पर? नहीं, इसमें हमारा ये जो प्रोजेक्ट है 10 बिलियन का 9.2 बिलियन का प्रोजेक्ट है। ठीक है। और इसमें 7,11,000 मीटर्स लगाएंगे हर घर पे। इसमें बर्डन नहीं आएगा। इसमें यह होगा कि आपका मीटर का हमारा 170 रुपीज़ पर मंथ मीटर चार्ज रेंटल हम शहरियों से लेंगे। ओके। लेकिन उससे ये होगा कि आपका पानी का बिल कम हो जाएगा। आपका पानी का बिल कम होगा। कैसे कम होगा? इस वक्त जो हमारा एरिया जो हमने फिक्स किया हुआ है कि पर 3 मरला या 5 मरला एक इतने गैलन्स यूज़ होते हैं, तो जब आपका मीटर लगा हुआ आप उतने गैलन्स पानी का हम इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेटली ये कम होगा। उसकी वजह से आपका बिल भी कम हो जाएगा। अच्छा। ठीक है। दूसरा, आपका जो एडिक्वेट प्रेशर यानी सिस्टम में प्रेशर बढ़ेगा। मतलब जिस जब तरह आप बिजली का फी यूनिट जो रेट है वो तय किया गया, वैसे ही इसका बिल इसी तरह आएगा? होगा। अच्छा। गैलन्स के में रेट होगा हाँ। और शेयर पे करेंगे। अच्छा। दूसरा, इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप पानी सेव करेंगे तो लाइन सिस्टम में प्रेशर बढ़ेगा, एडिक्वेट प्रेशर होगा और उससे आपको मोटर भी नहीं चलानी पड़ेगी। अच्छा। ठीक है। वो भी एक सेविंग होगी। उस वजह से एडिशनल बर्डन कोई नहीं होगा, बल्कि बिल हो सकता है उस पे जो आप इस वक्त पे कर रहे हैं रेंटल वैल्यू जो मीटर की ऐड करने से भी उससे कम हो जाएगी। लेकिन सर लोगों के दिमाग में तो यही है ना कि जिस तरह हमें बहुत ज़्यादा भारी भरकम जो है बिजली के बिल आते हैं, अगर ये वाटर मीटर भी लग जाएंगे तो फिर पानी के बिल भी उसी तरह आ जाएंगे और फिर आवाम की चीखें निकलेंगी। देखें, अगर पानी का बिल जो है ना आप दूसरे मुल्कों में देखें, हाँ जी, तो बिजली से पानी का बिल ज़्यादा है।
बिजली से पानी का बिल, बल्कि मेरे पास एक बिल पड़ा हुआ है अच्छा कनाडा का, मैं आपको बताता हूँ। उसमें $100 बिजली का बिल है और $143 पानी और सीवेज का बिल है। ठीक है, पानी को इतना फ्री न आप करें कि ताकि शहरी इतना इस्तेमाल करें कि आपके पास पानी तो पहले कम हो रहा है। दुनिया में 1000 क्यूबिक मीटर पर ईयर पर पर्सन एक थ्रेशोल्ड है। अगर उससे आपके पास पानी कम हो तो आप स्ट्रेस जोन में चले जाते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में जो पानी आपके पास अवेलेबल है 1017 क्यूबिक मीटर पर पर्सन, अच्छा यानी आप बहुत क्लोज आ गए हैं कि 1000 की फिगर से। जैसे उसके नीचे आप स्ट्रेस जोन में चले जाएंगे, ठीक है, पानी कम हो जाएगा आपको। तो हमें पानी बचाना है फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो मेरी यही अपील होगी कि इस चीज़ को आप छोड़ दें कि जी पानी को फ्री ऑफ कास्ट इस्तेमाल करें, जैसे दिल जो टैप्स ओपन रखें, नहीं, इसको बचाना है और स्टोर करें पानी को। टाइमिंग हमने इसीलिए की हुई है ताकि शहरी स्टोर करें और पानी को हम जो अंडरग्राउंड एक्वाफर है उसको बचा सकें फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो इसलिए मेरी यही अपील आपके इस प्रोग्राम के तरफ से कि पानी को बचाना शुरू करें। बिल्कुल, जितना अब ये आप पानी भूल जाएं यूज कि करेंगे उतना ही जो है बिल आपको बिल आपको पे आएगा। करना होगा। ठीक है, और बल्कि वो भी बहुत कम चार्जेस हैं। मैं आपको बताया कि दुनिया में बिजली से पानी का बिल ज़्यादा, हालांकि कनाडा के पास दुनिया का 20% पानी कनाडा के पास है और उसके बावजूद उसके इतने चार्जेस हैं। क्यों चार्जेस हैं? वो सेव कर रहे हैं फ्यूचर जनरेशन्स के लिए सेव। और पानी के बगैर आपको पता लाइफ कोई नहीं, लाइफ है इन पानी के बगैर हो ही नहीं सकती। आप पानी एक तो वैसे कंजम्पशन है, दूसरा आप वर्चुअल वाटर होता है जो आपकी फूड्स में पानी इस्तेमाल होता है, वो भी आप कंजम्पशन कर रहे होते हैं उसकी। बिल्कुल तो ठीक है, इसलिए पानी के बगैर कोई लाइफ नहीं और इसको सेव करना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा सर, मानसून आने वाला है और अंडरग्राउंड जो टैंक वासा बना रहा था वो भी हम देख रहे हैं कि नहीं बन पाए हैं। इस पे कहाँ तक पेशरफ्त हुई है हमें बताइएगा, क्योंकि मानसून भी हमारे सर पर ही है। कोई भी मास्टर प्लान होता है या कोई भी प्रोजेक्ट आपने इम्प्लीमेंट्स करने हैं तो इन फेजेस होते हैं। ठीक है, ये नहीं होता है कि वन टाइम आपका तमाम का तमाम मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट हो जाता है। दुनिया में कहीं भी डेवलपमेंट वासा ने दावा किया था कि अगले मानसून से दुनिया पहले में जो है कहीं भी water tank बन डेवलपमेंट जाएंगे। देखें, दुनिया में कहीं भी डेवलपमेंट होती है आप इन फेजेस करते हैं। ठीक है, आपने अपने फिजिकल स्पेस भी देखनी होती है कि आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं, फंडिंग क्या है। तो 2019 में 20 में हमने लॉरेंस गार्डन का मुकम्मल किया और इस वक्त 2 हमारे इन प्रोग्रेस हैं, कश्मीर रोड और इसके बाद दूसरा है शेरावाला गेट। वो भी इस साल इंशाल्लाह मानसून से पहले मुकम्मल हो जाएंगे। अच्छा। चौथा हमारा जो कज़ाफ़ी स्टेडियम का वो भी अप्रूव हो गया हुआ और उसमें हमारी कास्ट शेयरिंग का PCB के साथ चल रहा है। 60% वो देंगे, 40% गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देगी। वो भी इंशाल्लाह मानसून से पहले हम कोशिश करेंगे मुकम्मल होगा। बाकी 7 और बनाने हैं, उनके लिए भी हमारी कोशिशें जारी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट भी में आ जाएंगे, फिर अगर नेक्स्ट मानसून से पहले मुकम्मल हो जाएंगे। तो ये फेजेस डेवलपमेंट होती है। अच्छा। आपने अपने फिजिकल स्पेस को भी देखना होता है और सेक्टर्स भी होते हैं, उनमें भी आपने इन्वेस्ट करना होता है। बाकी वासा मानसून के लिए इंशाल्लाह हम तैयार हैं। लास्ट ईयर भी आपने देखा कि लाहौर में कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ी। बल्कि एक दिन में 190 mm बारिश हुई है, 2 दिन में 350 mm बारिश हुई 11 और 10 सितंबर को। तो 3-4 घंटे के बाद पूरा लाहौर क्लियर होता था। और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी ऐसा ही हमें नजर आएगा। गुफरान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वासा के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और वासा का मौक़िफ़ पेश किया है। वासा के हवाले से हम बात कर रहे थे कि किस तरह काम कर रहा है और आने वाले दिनों में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है जो हमें मुकम्मल होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।